हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन के अंदर जो भी सब टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं जो करंट में पूछे गए हैं। क्योंकि जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है एनवायरनमेंट ऑइंटमेंट फॉर यूपीएससी, एक पूरी करंट की सीरीज़ है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और करंट इसके अंदर कहाँ का कितने साल तक का है, 1 साल तक का है पूरा। जून 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक का करंट है। तो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे, इस पूरे सीरीज़ के अंदर जो आएंगे, वो कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पे वो लिखे हुए हैं। इसको शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो भी चैनल में आपको अच्छा लगे आप उसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो टॉपिक्स है इसके अंदर वो कौन कौन से हैं: आर्सेनिक कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इसके बारे में हम बात करेंगे। वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। जल शक्ति अभियान के बारे में बात करेंगे। जल जीवन मिशन के बारे में। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अतुल भूजल योजना, ई फ्लो नॉर्म्स फॉर रिवर गंगा। तो ये कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं जिसके चांसेस काफ़ी रहते हैं जो करंट में पूछे जाएं और यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछे जाएं, चांसेस काफ़ी बने रहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है किसका है, आर्सेनिक कंटेमिनेशन। आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में क्या है कि कुछ आर्सेनिक मिनरल होते हैं, है ना, जो टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो ग्राउंड वाटर के साथ वो हमारी बॉडी में जाते हैं और जो कैसे होता है कंटामिनेशन क्रिएट करते हैं, मतलब पॉइजनस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिलीज रिपोर्ट ऑन ग्राउंड वाटर आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन इंडिया। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसने एक रिपोर्ट जारी करी थी किसके ऊपर, ग्राउंड वाटर आर्सेनिक कंटेमिनेशन के बारे में, कि ग्राउंड वाटर जो है, जो पानी है पीने का, उसमें आर्सेनिक कंटेमिनेशन बढ़ता जा रहा है भारत के अंदर। अब उस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग थी, की फाइंडिंग्स क्या थी, उन्होंने क्या क्या जांच करी। 21 स्टेट अक्रॉस द कंट्री हैव पॉकेट्स विद आर्सेनिक लेवल हायर देन द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये इन्होंने कहा है कि 21 स्टेट ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर आर्सेनिक का छोटे छोटे पॉकेट्स में, मतलब छोटी छोटी जगहों पर आर्सेनिक का लेवल इतना हाई है। और कितना हाई है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है इसका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक स्पेसिफिक मेजर दे रखा है। अगर उस लिमिट से ऊपर जाता है तो इसका मतलब वो लिमिट बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत पॉइजनस क्रिएट करेगा, पॉइजनस है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS स्टिपुलेटेड परमिसिबल लिमिट ऑफ 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। जो BIS ने एक लिमिट जारी करी है कि 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, अगर 1 लीटर में इतने ग्राम अगर आर्सेनिक पाया जा रहा है तो ठीक है, परमिसिबल है, ठीक है। बट इससे ज़्यादा जाता है तो वो बहुत हानिकारक है हमारी बॉडी के लिए भी और बाकी सारी फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये स्टेटमेंट था। दूसरा क्या है, द स्टेट्स अलॉन्ग द गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना, जो रिवर्स हैं, रिवर बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, आर द वर्स्ट अफेक्टेड। इन जगहों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि इन जगहों पे जो आर्सेनिक का लेवल है काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। जो BIS ने जो स्टैंडर्ड मेजर रखा है उससे ज़्यादा आर्सेनिक का कंटेमिनेशन मिल रहा है उसमें, ये वाली बात है। थर्ड पॉइंट क्या है, आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर हैज़ पेनिट्रेटेड द फूड चेन। अब इससे क्या होता है, ये आर्सेनिक जो कंटेमिनेशन है वो क्या कर रहा है, हमारी फूड चेन में इन्वॉल्व हो रहा है। फूड चेन का मतलब सबको पता ही होगा कि फूड चेन क्या होता है, कि कोई भी एक फूड चेन पूरा प्रोसेस है कि सनलाइट से प्लांट्स, जो प्रोड्यूसर जैसे हम बोलते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं धूप की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब उन प्रोड्यूसर्स को कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म खाएगा, छोटा ऑर्गेनिज्म खाएगा, छोटी मछलियाँ खाएंगी जो प्रोड्यूसर्स को खाती हैं, उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाएंगी, ठीक है, और उन बड़ी मछलियों को ह्यूमन बींग्स खाएंगे। तो एक तरीके की फूड चेन है, ये ऐसे ही चलता जाता है प्रोसेस। अब क्या होता है, अगर वाटर है, वाटर के अंदर आर्सेनिक का कंटेमिनेशन है तो प्लांट है, प्लांट को वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम आर्सेनिक कंटेमिनेटेड जो वाटर प्लांट्स को देंगे तो उससे क्या होगा, प्लांट्स पर आर्सेनिक आ जाएगा, है ना, उस पर चिपक जाएगा वो मिनरल। फिर क्या करेगा, वो एक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, फिर उस ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है उसके अंदर जाएगा, फिर तीसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, मतलब ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर रहा है ये आर्सेनिक, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी फूड चेन में भाग ले रहा है, फूड चेन में घुस गया है। अगर फूड चेन में आ जाएगा तो ऊपर पूरे हायर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि हम लोग, वहाँ तक जाएगा तो हमें दिक्कत होगी, हमारे ऑर्गन्स को दिक्कत होगी, अंदर काफ़ी फंक्शनिंग होती है, आर्सेनिक बहुत डिस्टर्ब करेगा हमारी ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को। तो आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या रिजल्ट निकलेंगे। रिजल्ट बहुत ही घातक है, स्किन कैंसर्स होते हैं,
कैंसर्स ऑफ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर्स होते हैं, उसके कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। किडनी हो गया, लंग्स हो गया, उसमें दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। डिजीज़ ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लैक फुट डिजीज़। देखिए ब्लड वेसल्स की डिजीज़ होती हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, जो हमारे खून को, शुद्ध खून को, मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ना ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वीन्स जैसे बोलते हैं। तो उससे बीमारी हो जाती है, क्या नाम है, ब्लैक फुट डिजीज़। और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी होते हैं इससे। तो देख लिए खतरनाक है ये। रेगुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन डिपॉजिट्स आर्सेनिक इन सॉइल एंड कंसिक्वेंटली इट्स अपटेक बाय द क्रॉप। अब देखिए क्या हो रहा है, अब ग्राउंड वाटर को हम ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। अगर हमें पानी से सिंचाई करना है फसल की, तो हमें ग्राउंड वाटर बहुत एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या होता है, जो आर्सेनिक है वो सॉइल में डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि पानी के साथ साथ आर्सेनिक कहाँ आ जाएगी, सॉइल के अंदर आ जाएगी। जिसकी वजह से अगर सॉइल पे लगेगी फिर वो क्रॉप पे भी लगेगी, और क्रॉप से क्या हो जाएगी, कंसिक्वेंटली इट्स अपटेक बाय द क्रॉप। क्रॉप ले लिया उसे आर्सेनिक को, फिर क्या करेगा वो, ह्यूमन साइकिल में, मतलब फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो दिक्कत की बात है। ऑल्सो पैडी फार्म्स, पैडी फार्म्स क्या होते हैं, चावल के फार्म, फ्लडेड विद कंटेमिनेटेड वाटर इवेंचुअली कॉज अक्यूमुलेशन ऑफ आर्सेनिक इन द फूड क्रॉप। अब क्या होता है कि कंटेमिनेटेड वाटर है जिसमें आर्सेनिक है, अगर हम उसे, पैडी फील्ड में क्या होता है, पूरे पानी का लेवल भर के रखते हैं पूरा क्रॉप जिससे कि ढका रहे। उससे क्या होता है कि वहाँ पे ना इकट्ठा होने लगता है आर्सेनिक, क्योंकि पानी रहेगा, उड़ जाएगा, फिर बाकी आर्सेनिक बैठ जाएगा, तो फूड क्रॉप पे वो चिपक जाएगा। तो दिक्कत की बात है। राइस हस्क यूज्ड एज फॉडर फॉर लाइव स्टॉक, जो लाइव स्टॉक से जो भेड़ बकरी होते हैं उनके लिए चारे की तरह जो राइस हस्क होता है, मतलब राइस में से जो भूसा निकलता है, उसमें भी आर्सेनिक होगा, क्योंकि आर्सेनिक तो सॉइल में है, पूरे क्रॉप में ही मिक्स हो गया है। तो जो भूसा वगैरह उसमें भी मिक्स हो जाएगा। एक्सपोज देम टू इम्पैक्ट ऑफ आर्सेनिक कंटेमिनेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, आर्सेनिक का कंटेमिनेशन होगा। दिस लीड्स टू पोटेंशियल रिस्क फॉर ह्यूमंस वैन दे कंज्यूम कैटल बेस्ड फूड प्रोडक्ट। और इससे क्या होगा, अब कैटल्स को तो बीमारी होगी ही होगी, उसके साथ साथ अगर जो भी उन कैटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम डेयरी बेसिस के जो चीज़ें ले रहे हैं, दूध हो गया, या हम एनिमल्स को भी खाते हैं, ऐसा भी है, मीट खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये आर्सेनिक कंटेमिनेशन होगा ही होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे ऐसे कि कितना खतरनाक है। तो वही है कि एक चीज़, एक दिक्कत आती है तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत उसी जगह रह जाएगी, नहीं, वो दिक्कत पूरे साइकिल तक चलेगी, आगे साइकिल तक बढ़ेगी, ह्यूमन बींग्स तक आएगी। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। द एंट्री ऑफ आर्सेनिक इनटू द फूड चेन इन एडिशन टू ड्रिंकिंग वाटर इंक्रीजेज पॉसिबिलिटी ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। अब क्या होता है कि अगर आर्सेनिक आ जाती है फूड चेन में, जिसकी वजह से एक बहुत कड़वी प्रॉब्लम होती है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। देखिए बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक डायग्राम से आप समझेंगे कि जैसे एक फूड चेन है पूरी, ठीक है, यहाँ पे मे फ्लाई, अब नाम पे ध्यान मत दीजिए, ये ऐसे समझ लीजिए पानी के जानवर है, मे फ्लाई मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हो गए। अब क्या होता है, आर्सेनिक है, पानी में घुल गया, आर्सेनिक कहाँ से आ रहा है, किसी न किसी फैक्ट्री से आ रहा होगा, या किसी न किसी के चीज़ों से निकल के आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या होता है, पानी में मिलेगा, अब पानी, वो वाला पानी कहाँ जा रहा है, छोटे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जा रहा है, ठीक है। छोटे बॉडीज़ के अंदर गया तो थोड़ा लेवल था, मान लो 10% लेवल आर्सेनिक गया, 10% तक गया। अब क्या हुआ, उसको, उस छोटे ऑर्गेनिज्म को किसी बड़ी फिश ने खा लिया। अब उसका जो कंटेंट, जो आर्सेनिक का कंटेंट है, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, उसका लेवल बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे, जैसे कि अब दूसरे फिश ने खा लिया तो 10% से वो 20% हो जाएगा। अब उस छोटी फिश को किसी बड़ी फिश ने खा लिया तो 20% से 30% हो जाएगा, मतलब जो कंटामिनेटेड टॉक्सिन्स हैं, जो आर्सेनिक है, उसका मात्रा बढ़ती जाएगी। मात्रा समझते हैं आप, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अब उस बड़ी फिश को किसी ह्यूमन बीइंग ने खा लिया, ह्यूमंस खाते हैं फिशेस को, तो वो जो 20-30% जो बढ़ गया था ह्यूमंस में आके 60% और बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो एक टॉक्सिन छोटे लेवल से, मतलब प्रोड्यूसर से लेके हायर ऑर्गेनिज्म तक बढ़ता जाए, और जिससे क्या हो, अमाउंट भी बढ़ता जाए उस कंटेमिनेशन का, उस कंटेंट का, उस पॉल्यूटेंट का, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। मतलब शुरुआत हुई थी 10% जाके बॉडी में, बट वो जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते फूड चेन में आगे बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 60%। अब इससे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो ह्यूमंस के ऑर्गन्स को ख़राब करेगा, इंटरनल फंक्शनिंग में डिस्टर्ब करेगा, डिसोरिएंटेशन करेगा। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी दे रखी है बायोमैग्निफिकेशन की, देखिए क्या कह रहा है। बायोमैग्निफिकेशन इज कंसंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिन सच एज पेस्टिसाइड्स, किसी भी टॉक्सिन का कंसंट्रेशन, जैसे कि पेस्टिसाइड, कीटनाशक, समझ रहे हैं आप, कीटनाशक
एट सक्सेसिवली हायर लेवल इन अ फूड चेन। सक्सेसिवली हायर लेवल मतलब कि छोटे लेवल से शुरू करा और बढ़ते 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 हायर लेवल तक क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा किसी भी टॉक्सिन का। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन की 4 डेफिनेशन दे देंगे, उसमें बता देंगे कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है, तो हमें बताना पड़ेगा वो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर भी। ये मैंने बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। अब आर्सेनिक कंटेमिनेशन को रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब प्रोसेस के डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर तक जाएंगे बहुत बड़े बड़े प्रोसेसेस होते हैं, आपको बस थोड़े बहुत नाम याद रखने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन है, को प्रेसिपिटेशन है। को प्रेसिपिटेशन में मतलब कि एक प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट माने समझते हैं आप, कि जैसे कि पानी है, नमक का पानी है, नमक के पानी को अगर हम गर्म करेंगे या फिर धूप में रखेंगे तो उसका क्या होता है, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, पर जो चीज़ नीचे बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। समझते हैं, आपने केमिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी उसे बच्चे को पता होगा कि पीपीटी क्या होता है। तो जो रेसिड्यू बच जाता है कुछ चीज़ निकलने के बाद उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो को प्रेसिपिटेशन प्रोसेस से भी आर्सेनिक कंटेमिनेशन को रोका जा सकता है। एडजॉर्प्शन प्रोसेस से भी रोका जा सकता है। एडजॉर्प्शन समझते हैं, दो चीज़ें होती है, एक होती है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। इसमें डिफरेंस बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पे किसी को भी कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या आप साइंस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी शब्दावली पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो एब्जॉर्प्शन माने कुछ चीज़ पूरी सोख लेना, कि अगर कॉटन में पानी हमने डाला तो उसने पूरा पूरा सोख लिया, वो होता है एब्जॉर्प्शन, अंदर तक चले गया। एडजॉर्प्शन क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप चिपक रही है वो क्या होती है, सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर पे, मतलब कि ऊपर स्ट्रक्चर भारी भारी सतह पर चिपकने लगती है, बस अंदर नहीं जाती, बस भारी सतह पर चिपक जाती है। जैसे कि पत्तियों पे अगर वो पड़ती है, ओस पड़ती है, तो देखा होगा आपने ऊपर ही ऊपर रहती है, ठीक है। तो वो किस प्रोसेस से चिपकती है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन, सिर्फ ऊपर की सतह पर चिपक जाए तो आर्सेनिक चिपक जाता है। तो एडजॉर्प्शन से क्या होगा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस से अगर देखा जाए तो वही आर्सेनिक को किसी किसी फंक्शंस के द्वारा किसी बॉडी पर चिपका दिया जाएगा, जिससे कि आर्सेनिक निकल जाएगा बाहर, ऐसे हो सकता है। आयन एक्सचेंज मेथड हो गया, तो ये कुछ मेथड से नाम याद रखिएगा इसका। बाकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, अमंग द वेरियस रिमूवल टेक्नोलॉजीज, लाइम सॉफ्टनिंग, जो लाइम वाटर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaO जो होता है लाइम, उसकी सॉफ्टनिंग से भी ये प्रोसेस को हम सही कर सकते हैं। आयरन को प्रेसिपिटेशन का भी यूज़ होता है। देखिए, लाइम सॉफ्टनिंग इज अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट यूजेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है, प्लस और किससे हम यूज़ करते हैं, लाइम वाटर से, जिसको हम CaO बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। आयरन को प्रेसिपिटेशन प्रोसेस क्या होता है, इम्प्लाइज दैट आर्सेनिक इज प्रेसिपिटेटेड यूजिंग एन आयरन बेस्ड सबस्ट्रेट। तो आयरन बेस्ड सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करके, आयरन की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम रिएक्शन करवा के आर्सेनिक को किसी भी चीज़ से, किसी भी वाटर बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये अच्छे प्रोसेस है जो काम करते हैं। बाकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि परमिएबल रिएक्टिव बैरियर। परमिएबल रिएक्टिव बैरियर्स भी होते हैं, जैसे कि क्या, परमिएबल रिएक्टिव बैरियर्स में मतलब क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, जैसे कि अंडरग्राउंड पानी है, अंडरग्राउंड है वाटर, उसके अंदर आर्सेनिक मिला हुआ है, तो हम एक बैरियर लगा के, मतलब एक मेम्ब्रेन लगा के उससे वाटर को अगर पास करवाएं तो क्या होगा, वाटर तो अलग हो जाएगा, आर्सेनिक बाहर हो जाएगा। बट ये किस में काम आता है, ऐसे प्रोसेस में काम आता है जिसमें जो सॉल्वेंट है, मतलब जो जिसके अंदर जो घुला हुआ मटेरियल है उसका साइज़ बड़ा हो, ठीक है, तो वहाँ पे काम आता है। बाकी फाइटो रेमेडिएशन होता है। फाइटो रेमेडिएशन क्या होता है कि प्लांट्स का इस्तेमाल करके कैसे हम सॉइल को प्योरीफाई कर रहे हैं, वाटर को प्योरीफाई कर रहे हैं, इस तरीके से हम प्रोसेस प्लांट्स की मदद से हम कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइटो रेमेडिएशन। बाकी होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आर्सेनिक को खा जाए, ऐसा भी होता है। बाकी इलेक्ट्रोकाइनेटिक ट्रीटमेंट, कुछ ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोकाइनेटिक ट्रीटमेंट है, तो ये भी यूज़ करे जाते हैं आर्सेनिक को सॉइल और वाटर में से बाहर निकालने के लिए। तो आपको नाम याद रखना है एक आध, बस ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे मेटल्स हैं, सोर्स है उनका, और टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कैडमियम एक मेटल है, कहाँ से आता है, कोल से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, या फिर बैटरीज से, या टॉयज़ में से कैडमियम निकलता है, जो टॉक्सिक इफेक्ट डालता है, डिजीज़ क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं एटाई डिजीज़, आपको याद रखनी है ये।
क्रोमियम हो गया, लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ लेदर के बैग्स या जैकेट्स या लेदर के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वहाँ से क्रोमियम रिलीज़ होता है, यूज़ करा जाता है, फर्टिलाइज़र्स में भी यूज़ करा जाता है, फोटोग्राफी टेक्सटाइल्स में भी यूज़ करा जाता है। तो इससे क्या होता है, एलर्जीज़ होती है या फिर ब्रोंकियल अस्थमा होता है, मतलब कि आपके लंग्स में अस्थमा वाली पोजीशन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। बाकी लेड हो गया, लेड को क्या बोलते हैं हम, पीबी, ठीक है। कोल माइनिंग हो गई या नॉर्मल माइनिंग हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए या फिर पेपर डाइंग्स हो गए, ये सब चीज़ों से सोर्स है ये, इनका कहाँ से आता है। प्रॉब्लम क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी खराबी होने लगती है, आपको याद करने में दिक्कत होती है, तो ये लाइट की वजह से होता है। तो अब ये पढ़ लीजिएगा, ये ज़रूरी है। जैसे ये मिनीमाटा डिजीज़ है, मरकरी से होती है, बहुत छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन हैं, बट ये स्टेट पीसीएस लेवल पर या फिर बैंक लेवल पर, एसएससी लेवल पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। कहते हैं ना, साइंस का एक कंटेंट आता है कि आपको जनरल साइंस पता होनी चाहिए, तो ये जनरल साइंस है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, वन वर्ड जैसे हम बोलते हैं स्टैटिक्स, वो सीधे सीधे उठा के पूछ लेते हैं। बाकी निकल से प्रॉब्लम्स होती हैं, डर्मेटाइटिस होती है, स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है, निमोनिया होने लगता है, लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है। यूरेनियम है, माइनिंग में यूरेनियम बहुत खतरनाक है, रेडियो एक्टिव है, तो माइनिंग होती है, जब न्यूक्लियर माइनिंग होती है तो कैंसर कॉजिंग है ये मेटल। बाकी जिंक है, तो ये सब चीज़ें खतरनाक है, आपको ध्यान रखना है। एक आध छोटी छोटी डिजीज़ है, मिनामाटा हो गया, इटाई डिजीज़ हो गया, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब वाटर कंजर्वेशन, हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया आर्सेनिक कंटेमिनेशन। अब वाटर का कंजर्वेशन, कि वाटर का कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, पानी की हम कैसे बचत कर सकते हैं। आपको पता है कि पानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड में, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ऐसा डेवलपमेंट करना है कि पानी की मात्रा अभी भी सही रहे, हम लोगों को भी उसकी पूर्ति मिल पाए ढंग से, और बाकी जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हो उन्हें भी कुछ नुकसान झेलना ना पड़े। तो कैसे कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स हैं, पानी के कुछ फैक्ट्स हैं भारत में, कि कैसे कैसे क्या रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एज पर नीति आयोग रिपोर्ट निकालता है, नियरली 600 मिलियन इंडियंस फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। ये कह रहा है 600 मिलियन से ज़्यादा लोग कैसी कंडीशन को फेस करते हैं, वाटर स्ट्रेस, मतलब पानी की कमी, बहुत ज़्यादा पानी की कमी को वो फेस करते हैं। जैसे कि गुजरात में हो गया, केरल में हो गया, कर्नाटका में हो गया, ऐसी जगहों पे होता है। वाटर स्ट्रेस बढ़ जाता है कि पानी मिल नहीं रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, पीने के पानी के लिए लोगों को किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, वहाँ से वो भर के ला रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप पानी कितना अमूल्य है, बट क्या होता है, लोग बहुत वेस्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी को। एंड 75% हाउस होल्ड्स डू नॉट हैव ड्रिंकिंग वाटर ऑन देयर परमिसेस, मतलब अपने आसपास, परमिसेस माने अपने घरों में, अपने आसपास पीने का पानी नहीं है, पोर्टेबल वाटर ही नहीं है। कहाँ से ला रहे हैं, दूर दूर से लेके आ रहे हैं, पड़ोसी से मदद ले रहे हैं, दिक्कत की बात है ना। सोच रहे हैं आप, 81.67% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स डू नॉट हैव टैप वाटर कनेक्शन। आप देख रहे हैं, टंकियाँ ही नहीं है, टोंटियाँ ही नहीं है उनके यहाँ पर, टोंटी टंकी समझते होंगे आप, तो वो है ही नहीं रूरल हाउस होल्ड्स में, गाँव में है ही नहीं, गाँव देहातों में है ही नहीं, कहाँ से कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत की बात है। सही है। इंडियाज एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फेल फ्रॉम 1820 क्यूबिक मीटर्स इन 2001। देख रहे हैं आप, एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी माने कि एक इंसान पर पानी की कितनी 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 वो है, अवेलेबल कितना है पानी एक इंसान के लिए, तो पूरे साल का रिपोर्ट निकाला जाता है। तो 2001 में क्या निकाला था कि 1820 क्यूबिक मीटर पानी होगा, है, मतलब एक इंसान के पास एक साल के लिए इतना पानी है। उससे घट के कितना हो गया है, 1545 क्यूबिक मीटर्स 2011 में, और कम हो गया। अभी माना जा रहा है फर्दर 2025 तक क्या हो जाएगा, 1341 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, मतलब और वाटर का लेवल डाउन होता जा रहा है, मतलब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी और कम होती जा रही है। एक इंसान के पास पानी की जो सोर्स है वो कम होता जा रहा है। तो देख रहे हैं ना आप कैसे कैसे पानी की कमी होती जा रही है। सॉरी। बाय CWC बेंचमार्क, अ वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन हैपेंस व्हेन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इज लेस देन 1700। अब ये कह रहे हैं जो वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन आती है, दो कंडीशन आती हैं, एक बोलते हैं वाटर स्ट्रेस्ड मतलब पानी की बहुत ही कमी, बहुत ही ज़्यादा, और दूसरा होता है वाटर स्केर्सिटी, वो भी पानी की कमी है। दोनों शब्दों में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसकी क्या होता है, पेपर में आता है, दिमाग खराब करता है, हमें कंफ्यूज करता है। तो आपको याद रखना है कि वाटर स्ट्रेस्ड हम कब यूज़ कर रहे हैं और वाटर स्केर्सिटी हम कब यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन हैपेंस व्हेन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इज लेस देन 1700 क्यूबिक मीटर। अगर 1700 से कम लेवल है तो हम बोलेंगे वाटर स्ट्रेस्ड, और अगर 1000 से भी कम है, मतलब सोच रहे और कम हो गया, 1000 से भी कम क्यूबिक मीटर वाटर है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर स्केर्सिटी।
तो आप समझ रहे हैं वाटर स्ट्रेस्ड और वाटर स्केर्सिटी में डिफरेंस, आपको याद रखना है, इसकी अमाउंट याद रखना है। 70% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज कंटामिनेटेड। देख रहे हैं आप, 70% तक का जो पानी है वो कंटामिनेटेड है। हमने इससे पहले भी पढ़ा कि आर्सेनिक कंटामिनेशन है, तो कंटामिनेशन ही है वो एक तरीके का। तो आर्सेनिक हो गया, बाकी और चीज़ें हो गई, और मिनरल्स हो गए, जिसकी वजह से पानी खराब होता जा रहा है, कंटामिनेटेड सड़ता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है, जो पीने योग्य नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये। आगे बढ़ते हैं। करंट स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर यूसेज इन इंडिया। अब जो ग्राउंड वाटर का यूसेज है इंडिया में किस तरीके से होता है उसके बारे में देख लेते हैं। 60% यूज़ करा जाता है इरीगेशन में, मतलब भारत में है एग्रीकल्चरल फील्ड्स बहुत है, एग्रीकल्चर के लिए माना जाता है, तो इरीगेशन भी काफ़ी करा जाएगा, सिंचाई भी काफ़ी करी जाती है। तो 60% तक है पानी वहाँ इस्तेमाल होता है। बाकी ड्रिंकिंग वाटर नीड्स है रूरल, मतलब गाँव में कितनी है 85%। 50% अर्बन नीड्स आर मेट थ्रू ग्राउंड वाटर। 50% शहरों में जो पानी की कमी है, पीने की पानी की कमी है, वो कहाँ से आती है, कहाँ से पूर्ति होती है, ग्राउंड वाटर से। इन डिकेडल एवरेज फॉर 2019 to 18, मतलब एक 10 साल का एवरेज निकाला है इन्होंने। देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर लेवल बाय 61%। इन्होंने देखा कि 61% तक का ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्लाइन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जो कौन मॉनिटर करता है, मॉनिटर बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB। ओके, अब क्या है, इसके नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई गई थी 2012 में। हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑन साइंटिफिक बेसिस। इन्होंने क्या करा कि हम जोर डालेंगे किस पर, ग्राउंड वाटर का हमें असेसमेंट करना पड़ेगा, उसे असेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ग्राउंड वाटर को कि क्या उसमें कंटेमिनेशन है, क्या कमी आ रही है, साइंटिफिक तरीके से उसमें जांच करेंगे वो, और उस पानी को सही करने की, स्वच्छ करने की कोशिश करेंगे। तो ये किस में बात करी गई थी, नेशनल वाटर पॉलिसी में। तो आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी चीज़ थी, बट छोटी छोटी चीज़ें भी क्वेश्चंस के फॉर्म में बन के दिमाग खराब कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं, जल शक्ति अभियान। अब ये क्या है जल शक्ति अभियान, देख लेते हैं। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड द जल शक्ति अभियान। अभी अभी क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने जल शक्ति अभियान कैंप को चालू कराया। किस लिए, वाटर कंजर्वेशन और वाटर स्केर्सिटी को, वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए, कि वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसका हम बचाव कर सकते हैं, और पानी को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं आगे के लिए और बाकी कामों के लिए। डिटेल क्या थी इसकी। जल शक्ति अभियान इज अ टाइम बाउंड कैंपेन। कैसा टाइम बाउंड कैंपेन है, मतलब एक समय के लिए चलेगा, एक समय का एक पूरा इन्होंने एम बना रखा है। एम होता है ना कि हम कहते हैं कि हमें एक साल में यूपीएससी निकालना है, एम बना हुआ है, एक टाइम बाउंड कैंपेन है। इट रन थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेशन इन 2 फेज। कैसा चलता है, सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोग अपनी तरफ से खुद आएंगे, खुद पार्टिसिपेट करेंगे वॉलंटरीली, मतलब अपनी मर्जी से करेंगे पार्टिसिपेट, ठीक है, खुशी खुशी। तो वैसा है, 2 फेज में, 2 चरणों में खत्म होगा ये जल शक्ति अभियान चलेगा। फेज़ 1 क्या है इसका, फर्स्ट जुलाई टू 15 सितंबर, मतलब 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 की बात है। सारे स्टेट्स इसमें मिलकर काम करेंगे। सेकेंड फेज में क्या काम करेगा, 1 अक्टूबर टू 30 नवंबर 2019 स्टेट्स विद रिट्रीटिंग मानसून, वो वाले स्टेट्स का काम करेंगे जिसमें मानसून आने वाला है। रिट्रीटिंग मानसून माने कि अक्टूबर नवंबर के बीच में जो मानसून जहाँ पर आता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, AP हो गया, कर्नाटका हो गया, पुदुचेरी हो गया, या फिर तमिलनाडु हो गया। तो वहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून मतलब मानसून वहाँ आएगा, तो मानसून आएगा, पानी आएगा, तभी तो हम उसकी सुरक्षा करेंगे, तभी तो हम उस वाटर को कंजर्व करेंगे। किस वाटर को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, बारिश के पानी को। नेचुरल बात है, वही बहुत स्वच्छ पानी है वो, तो उसको सेव करने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द फोकस ऑफ द कैंप इज ऑन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। इसका काम, मेन फोकस क्या रहेगा इस कैंपेन का, कि जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, हमने पढ़ा था वाटर स्ट्रेस्ड और वाटर स्केर्सिटी। तो जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और जो ब्लॉक है वहाँ पर, उस पर ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट विद क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉयटेड ग्राउंड वाटर। डिस्ट्रिक्ट वो वाला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे क्रिटिकल तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा, और ओवर एक्सप्लॉयटेड, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी, ग्राउंड वाटर का लेवल को यूज़ करा जा रहा है एज पर CGWB, जो बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, 2017 के अनुसार। तो आप याद रखिएगा इस बात को भी। जल शक्ति अभियान की बात है, देखिए क्या क्या चीज़ें फोकस किस में करता है ये जल शक्ति अभियान। पहले तो इसमें आपको छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चंस के फॉर्म में आती हैं, जैसे कि क्या है, कैंपेन विल कवर बोथ रूरल और अर्बन। क्वेश्चन में आ जाएगा कि कैंपेन विल कवर रूरल एरियाज, ठीक है। आप वहाँ पे देखेंगे, आपको लगेगा आपको कि ठीक है भाई रूरल की बात हो रही होगी क्योंकि वहाँ पर भी चलता है, बट आपको ध्यान रखना है कि रूरल और अर्बन दोनों की बात हो रही है। बाकी क्या हो रहा है,
टारगेटेड कम्युनिकेशन कैंपेन, एक कम्युनिकेशन कैंपेन बनाया जाएगा, लोगों से बात करी जाएगी कि कैसे कैसे हम पानी को स्वच्छ कर सकते हैं, उसका हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो बात करी जाएगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड होगा मतलब कि ढंग से उसे मॉनिटर करा जाएगा कि वाटर का लेवल कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कैसे कैसे हम बचत कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज मतलब सैटेलाइट्स का भी मदद करके हम देखा जा सकता है कि बारिश कब आ रही है, ये वहाँ ही तो यूज़ होगा। वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होगा। वेदर फोरकास्टिंग से हम ये लगा लेंगे कि बारिश जब होने वाली है उससे पहले सारा इंतजाम कर लिया जाए सेव करने के लिए। इंटेंसिव अफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा अफॉरेस्टेशन करा जाएगा, पेड़ों को लगाया जाएगा। पेड़ लगाने से क्या होगा, पानी उनको मिलेगा अच्छी तरीके से, पानी स्टोर भी होगा वहाँ पर, समझ रहे हैं, मार्शेस के फॉर्म में। बाकी वाटरशेड डेवलपमेंट होगा, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, जो हम पानी जो है बारिश का पानी है उससे कैसे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब बोरवेल्स को रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब बोरवेल समझते हैं जो हैंडपम्प्स होते हैं, उसके नीचे पूरा सेटअप होता है, बोरवेल्स बोलते हैं, वहाँ से पानी ऊपर आता है तो उसको भी हम रिचार्ज कर सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर को। तो ये पूरे काम है जल शक्ति अभियान के, तो इस पर आप देखिएगा। अब प्लान्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अंडर द जल शक्ति अभियान। अब जल शक्ति अभियान के अंडर जो प्लान्स थे वो क्या क्या थे। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। कैसा है कोलैबोरेटिव एफर्ट है, सबको मिलके काम करना पड़ेगा, स्टेट को लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो आती है, उन्हें मिलके काम करना पड़ेगा। जो किसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का, उसके साथ मिलके काम करेंगी। जो किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये भी एक मिनिस्ट्री है जल शक्ति, याद रखिएगा। ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफिसर्स, ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क टुगेदर। अब देख रहे हो जो ऑफिसर्स हो गए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के या ब्लॉक के ऑफिसर्स हो गए, या फिर ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट्स हो गए जो पानी को चेक करते रहेंगे कि ये क्या है, कैसे ख़राब तो नहीं है, कंटामिनेटेड तो नहीं है, उन सब पे ध्यान रखेंगे। कुछ साइंटिस्ट हो गए, तो सब मिल के काम करेंगे, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है। 3D विलेज कंटूर मैप, कंटूर मैप्स बनाए जाएंगे, विलेज की आउटिंग करी जाएगी, 3D मैप्स बनाए जाएंगे जिससे कि पता चलता रहे कि किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरियाज़ पर हमें बोरवेल्स लगाने हैं, कैसे हमें रिचार्ज करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। तो 3D विलेज कंटूर मैप्स भी बनाए जाएंगे, सॉरी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, ये पॉइंट तो ख़त्म हो गया। आगे क्या है, जल जीवन मिशन। पहले क्या था, अभियान जल जीवन, जल शक्ति अभियान, अब ये है जल जीवन मिशन। न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर जल जीवन मिशन वर रिलीज्ड। कुछ गाइडलाइंस रिलीज हुई हैं कि कैसे कैसे उन्हें काम करना है जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ अ नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ये बात आपको याद रखनी है कि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम को अपडेट करके क्या बना दिया गया, जल जीवन मिशन। एम क्या रहा होगा इसका, एम क्या रहेगा, एट प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। सब घरों में, हर घर में फंक्शनल टैप लगाए जाएंगे, कनेक्शंस लगाए जाएंगे, टंकियाँ लगाई जाएंगी, टोंटियाँ लगाई जाएंगी टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। कहाँ पर, गाँव में। हर घर नल से जल, समझ रहे हैं, अब हर घर में नल जो लगाए जाएंगे उससे पानी मिलेगा। कहाँ पर, रूरल्स की बात हो रही है। विथ सर्विस लेवल एट द रेट ऑफ 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब एक दिन में एक इंसान 55 लीटर तक पानी यूज़ कर सकता है, उसको मिलना चाहिए। मतलब 55 लीटर पानी एक इंसान के पास होना चाहिए। ये 2022 तक का, सॉरी 2024 तक का इनका एक एम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन में क्या है, पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। डेट याद रखिएगा, 2024 तक क्या कह रहे हैं कि पूरा वाटर सप्लाई पाइप के द्वारा होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पर क्या है, मैनेजमेंट होना चाहिए पानी का, या फिर इंटीग्रेटेड डिमांड है जो उसकी ज़रूरत पड़ रही है हर जगहों पर, उसको फुलफिल होना चाहिए। विल कवरेज विद अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। अभी क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो दूसरी स्कीम्स हैं उसके साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बारिश का पानी आ रहा है उसे हम कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे रेन वाटर स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए हमें, कैसे मैनेज करना है, उन सब के बारे में बात हो रही है। तो ये आप देखिए, समझ लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग वर्क्स आर टू बी टेकन अप अंडर JJM। मतलब जल जीवन मिशन के अंदर कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या काम है इनके। वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे कि वाटर को सप्लाई कर सके। फॉर टैप वाटर कनेक्शन, ऑब्वियसली टैप वाटर याद रखना है इसमें जल जीवन मिशन में कि टैप वाटर कनेक्शन होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, और ऐसे ड्रिंकिंग वाटर सोर्स बनाने हैं जो कैसे हो, रिलायबल, भरोसेमंद हो, जब पानी पी के इंसान मर ना जाए,
साफ स्वच्छ पानी मिले। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा हम पानी को स्वच्छ कर सकें। फॉर ट्रीटमेंट टू मेक वाटर पोर्टेबल, जैसे कि हम पानी को कैसे बना सके पोर्टेबल। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है पोर्टेबल PORTABLE और एक होता है पोर्टेबल। तो पोर्टेबल माने क्या होता है, जिस चीज़ को हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं वो होता है पोर्टेबल, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। और पोर्टेबल माने होता है कि पीने योग्य पानी, वैसा पानी जिसे हम पी सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है ग्रे वाटर, डोमेस्टिक नॉन फीकल वेस्ट वाटर। ये ग्रे वाटर वर्ड याद रखिएगा, इसको ग्रे वाटर का मीनिंग क्या होता है, डोमेस्टिक नॉन फीकल वेस्ट वाटर, जो घरों से पानी आ रहा है और कैसा नॉन फीकल, जिसमें मल ना हो, जिसमें कि वेस्ट, जो वेस्ट हम सॉलिड वेस्ट होता है उसके अंदर वो ना हो। ठीक है, डोमेस्टिक होना चाहिए, नहाने वाला पानी, बट फीकल वाला नहीं होना चाहिए, मल वाला नहीं होना चाहिए। तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, होगा इसमें। कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोच, कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोच माने कि कम्युनिटी मिलके काम करेगी, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, लोकल कम्युनिटी मिलके काम करेंगी। एज ड्रिंकिंग वाटर इज इन द 11th शेड्यूल, हमारे 11th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात करी गई है। फंड शेयरिंग पैटर्न, इसका फंड शेयरिंग पैटर्न भी है कि कैसे कैसे फंड मिलेंगे। 90:10% का रेशियो है फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब कि हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ 90% तक का ये काम चलेगा, और 10% कहाँ चलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। 50-50% फॉर अदर स्टेट्स, बाकी के जो और स्टेट्स हैं वहाँ 50-50% का रेशियो चलेगा। और 100% फॉर यूनियन टेरिटरीज में 100% तक का फंड मिलेगा। तो आप समझ रहे होंगे फंड का भी याद रखना थोड़ा बहुत। अब इसी के जैसा एक सेम बनाया था, इसी के जैसा एक मिशन था जिसको क्या नाम दिया था, जल साथी। कहाँ शुरू हुआ था ये प्रोग्राम, उड़ीसा में। अब जल साथी एम्स टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इसका भी काम क्या था कि वो सप्लाई कर सके साफ स्वच्छ पानी टू कंज्यूमर्स थ्रू पाइप्ड वाटर कनेक्शन, किसके द्वारा, पाइप के द्वारा। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय वुमेन वॉलंटियर, किसके द्वारा करी गई थी, औरतों के द्वारा, जो अपनी मर्जी से अपनी खुशी से इन्वॉल्व हुई थी इसमें, जिनको नाम दिया गया था जल साथी। जल साथीज हु विल एक्ट एज लिंक बिटवीन कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट, जो कैसा काम कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे सरकार से। ओके ठीक है, जल साथी है, इसको नाम दिया गया, याद रखना है ये चीज़। अब आता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। रिसेंटली द नीति आयोग रिलीज द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI 2.0 रिलीज करी गई थी टू एसेस एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, जिसका काम क्या था कि वो देख सके और इम्प्रूव कर सके, वाटर मैनेजमेंट कर सके, वाटर के रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, बारिश का पानी, समंदर का पानी, लेक वाटर, पीने का पानी, ये सबको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये काम था किसका, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसके हिसाब से वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बनाया है जिसका नाम है 2.0। नीति आयोग फर्स्ट लॉन्च द CWMI इन 2018, जो पहला आया था वो कब आया था, 2018 में, एज अ टूल टू इंस्टिल द सेंस ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अमंग द स्टेट, जो क्या फीलिंग डेवलप कर रहा था लोगों के अंदर, कोऑपरेटिव की भावना, मतलब साथ मिलजुल के काम करने की भावना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म माने होता है कि पावर का शेयर करना, पावर की शेयरिंग, मतलब कि स्टेट, लोकल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके काम कर रही थी, और या फिर स्टेट दूसरे स्टेट के साथ मिलके काम कर रही थी, तो ये होता है फेडरलिज्म में, मतलब पावर का शेयर कर रहा था। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव बीन स्कोर्ड ऑन द इंडेक्स विच कंप्राइजेज 9 थीम, जो स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हें स्कोर दिया गया था किसके हिसाब से, 9 थीम थे उनके, 9 मापदंड थे उसके हिसाब से, एंड टोटल ऑफ 28 इंडिकेटर्स अक्रॉस थीम्स। अब 9 थीम में 28 इंडिकेटर्स थे, आपको ज़्यादा अंदर तक जाने की जरूरत है, बस नाम याद रखने हैं आपको, बस याद रखना है कि 9 थीम थे, उसके अंदर 28 इंडिकेटर्स थे। ठीक है, एंड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, और इस पूरे जो 9 थीम्स थे सारी चीज़ों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैसा, नॉन हिमालयन स्टेट्स, मतलब पूरे भारत को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया एक तरीके से। एक तो हो गया नॉन हिमालयन स्टेट्स, मतलब कि साउथ वाले एरिया जहाँ पे हिमालयन पोर्शन नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट एरिया, असम, दार्जिलिंग वगैरह, और कौन से, और हिमालयन रीजन, ये एक कैटेगरी बना दी, और यूनियन टेरिटरीज तीसरी कैटेगरी बना दी। क्योंकि कैटेगरीज बनाने से ईजी हो जाता है काम, तो इसलिए बना दी। मतलब कि 9 थीम थे, 28 इंडिकेटर थे, 3 कैटेगरीज थी। जो 9 थीम थे वो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा, जैसे कि सोर्स ऑगमेंटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, सोर्स ऑगमेंटेशन, ग्राउंड वाटर को कैसे हम सही कर सकते हैं,
मेजर एंड मीडियम इरीगेशन, सप्लाई साइड मैनेजमेंट, सप्लाई कैसे कर सकते हैं हम इरीगेशन के लिए, मीडियम और मेजर और मीडियम इरीगेशन मतलब कि सिंचाई के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ रही है। वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट कैसे हम बारिश के पानी को हम रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं, वाटरशेड कर सकते हैं। पार्टिसिपेटरी इरीगेशन प्रैक्टिस, डिमांड साइड मैनेजमेंट और पार्टिसिपेटरी इरीगेशन प्रैक्टिसेस हैं। सस्टेनेबल ऑन फार्म वाटर यूज़ प्रैक्टिस, कैसा फार्म में ऐसे पानी का इस्तेमाल इस तरीके से करा जाए सस्टेनेबल तरीके से। रूरल ड्रिंकिंग वाटर, गाँव में पीने का पानी। अर्बन वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, शहरों में पानी का सप्लाई और सैनिटेशन, साफ सफाई। पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये 9 इसके थीम थे आपको देखने। इसके हिसाब से इसका वेटेज था कि अगर पहले वाले को 5 पॉइंट मिलेंगे 15 और दूसरे वाले को 15 पॉइंट, तो 100 टोटल वेट है, वेटेज 100 का है, तो उसके अकॉर्डिंग रैंक मिलती है। की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट्स, अब क्या फाइंडिंग रही उसकी? फाइंडिंग ये रही कि जो नॉन हिमालयन स्टेट्स थे जैसे कि गुजरात, होल्ड्स ऑन टू इट्स रैंक 1। गुजरात किस में आया? रैंक 1 में आया उसकी रैंकिंग के हिसाब से, क्योंकि वो अच्छा वाटर मैनेजमेंट कर रहा है। फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, उसके साथ साथ कौन थे पीछे? सेकंड आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, ये थे। तो फर्स्ट रैंक किसकी थी? गुजरात की। किस केस में, किस कैटेगरी में? नॉन हिमालयन स्टेट्स में। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में कौन कौन आ गए? हिमाचल प्रदेश रैंक्स फर्स्ट, फॉलोड बाय उत्तराखंड। सबसे पहला कौन था? हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमालयन स्टेट्स में। और इसके पीछे पीछे कौन था? उत्तराखंड, त्रिपुरा और असम। सही है। यूनियन टेरिटरीज में कौन था? हैज़ फर्स्ट टाइम सबमिटेड देयर डेटा। यूनियन टेरिटरीज ने पहली बार डेटा दिया था। एंड पुदुचेरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द टॉप रैंकर, और इसमें जो पुदुचेरी थी, जो यूनियन टेरिटरीज है, वो टॉप रैंकर रही है। अब नीचे एक पॉइंट याद रखिएगा, फैल्कन मार्क इंडेक्स। फैल्कन मार्क इंडेक्स नाम याद रखना है। इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ वाटर स्केर्सिटी। वाटर स्केर्सिटी का मापक, मतलब वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका नाम है फैल्कन मार्क इंडेक्स। उसके अकॉर्डिंग, अब इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, आपको नाम याद रखना है बस, फैल्कन मार्क इंडेक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अटल भूजल योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटी छोटी योजनाएं हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाती हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इसके आंसर्स आते हैं, बट वहाँ पे हम घूम जाते हैं क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ये चेंज कर देते हैं। जैसे 5 ईयर लिखा है, वो 4 ईयर कर दिया, डेट चेंज कर दी, कह दिया कि सेंट्रल नहीं है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो वहाँ इंसान हिल जाता है। अब क्या रहा रिसेंटली? अटल भूजल योजना हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सब पानी की बात हो रही है, एकदम पानी पानी लग रहा है, तो जल शक्ति मिशन है, उसी के अंडर आता है अटल भूजल योजना। अब देखिए, आपने इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े, आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो आप ज़रूर सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ जो अच्छे हैं, काफ़ी लेवल तक अच्छे हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। कैसा है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर पैसा देगा, ठीक है, स्टेट का नहीं, सेंट्रल है। तो इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एरिया। कैसा है, क्या काम है इसका? ग्राउंड वाटर में वही पानी 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 है हर जगह, तो ग्राउंड वाटर हो गया, रेन वाटर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, बस यही चलेगा यहाँ पर। तो ग्राउंड वाटर को कैसे मैनेज करा जाए? कैसे? थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब लोग मिलके पार्टिसिपेट करेंगे तब काम चलेगा। इसके अंदर 7 स्टेट्स को कवर करा गया है, जैसे कि गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन 7 स्टेट्स को रखा गया है। इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल तक का पीरियड है, तब तक इम्प्लीमेंट करा जाएगा। 2020 से 2025 तक करा जाएगा। इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? पैसा देगा इसे, विथ 50% ऑफ टोटल आउटले। 50% तक का वर्ल्ड बैंक पैसा देगा, लोन देगा, ठीक है, अटल भूजल योजना को। सिंपल बात है, 6-7 चीज़ें हैं इसमें, 3-4 चीज़ें वो आप याद रखिएगा। मिनिस्ट्री याद रखिएगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है याद रखिएगा, 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं, और 5 साल तक के लिए। 5 साल तक के लिए इसको छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा, IMF डाल देगा या कुछ और डाल देगा छोटा मोटा, बट ये वर्ल्ड बैंक कर रहा है। सोच रहे बड़े लेवल पर काम है, तो वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है अटल भूजल योजना को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ई फ्लो नॉर्म्स फॉर रिवर गंगा। रिवर गंगा के लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं, ई फ्लो नॉर्म्स। हम देखेंगे कि ई फ्लो नॉर्म्स होते क्या हैं। द ई फ्लो नॉर्म्स नोटिफाइड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। ये एक मिशन है जो गंगा के लिए बना है, क्लीन गंगा की वजह से बना है। वर टू बी एनफोर्स्ड फ्रॉम दिसंबर 2019, जो कब से शुरू कराया गया? दिसंबर 2019 से। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन CWC,
4 of the 11 hydropower projects on the upper reach of the river Ganga tributaries are violating Ganga ecological flow. अब क्या है, गंगा का इकोलॉजिकल फ्लो जो है, एनवायरमेंटल फ्लो जो है, गंगा का पानी ऊपर से आ रहा है, उसकी ट्रिब्यूटरीज से नीचे होते होते आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं पूरे गंगा में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स जिससे हम पानी से हम बिजली बना सकें। डैम्स हम बनाते हैं, डैम्स का पानी हम रोकते हैं, उसे अगर स्पीड से हम फेंकेंगे दूसरे डायरेक्शन में तो उससे टरबाइन घूमेगा तो उससे बिजली बनेगी। सीधी बात है, सिंपल प्रोसेस है। तो ऐसे पूरे 11 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, जिसमें से क्या कह रहा है कि 4 ऑफ द 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन द अपर रीच, मतलब ऊपर की तरफ, गंगा की तरफ, वो क्या कर रहे हैं, इस गंगा इकोलॉजिकल फ्लो नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं, उसे खराब कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं कि ई फ्लो नॉर्म्स होते क्या हैं। ई फ्लो और एनवायरमेंटल फ्लो रेफर्स टू द मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर कंसीडर्ड नेसेसरी। ये कह रहा है कि ई फ्लो मतलब क्या होता है कि अब डैम्स हैं, डैम से क्या होता है, हम पानी को रोकते हैं जिससे कि क्या हो। अब डैम्स का काम क्या होता है, फ्लड रोकना, फिर बाकी इरिगेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। थर्ड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने में काम करता है, मतलब बिजली बनाने में भी काम करता है। तो हम डैम्स बना देते हैं, ठीक है, डैम्स बना दिए। अब डैम्स बनाने की वजह से हम पानी को हम रोक देते हैं, उसका फ्लो रोक देते हैं। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जीव रहते हैं उस पानी के अंदर, उन्हें बहुत डिस्टर्बेंस होता है, वो मर भी जाते हैं, वहाँ पे कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है नमक का या बाकी एलिमेंट्स का, तो वो मर जाते हैं, दिक्कत होती है उन्हें। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ई फ्लो। तो मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर मतलब एक मिनिमम फ्लो होना चाहिए वहाँ पे, ये नहीं कि बिल्कुल पानी रोक दिए, एक मिनिमम फ्लो होना चाहिए जैसे कि पानी में रहने वाले जीव, उन्हें भी दिक्कत ना हो। तो मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम एंड इट्स डिपेंडेंट स्पीसीज। तो वही है कि प्रोटेक्ट कर सके किस और फंक्शन देख सके किसका, इकोसिस्टम का, कि इकोसिस्टम ढंग से काम कर रहा है, वही ऑर्गेनिज्म ढंग से रह पा रहे हैं पानी के अंदर, यानी कि आपने पूरा में फ्लो ही रोक दिया तो दिक्कत होने लगी उन्हें। तो उस पर ये ध्यान देता है, याद रखना है इस बात को, थोड़ा अलग है ई फ्लो नॉर्म्स। द इकोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ रिवर मस्ट बी मेंटेन बाय मेंटेनिंग अ मिनिमम फ्लो। अब इकोलॉजिकल क्वालिटी मतलब इकोलॉजी मतलब समझ रहे हैं, इकोलॉजी मतलब कि आसपास पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधे आसपास जो है, तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें मिनिमम फ्लो मेंटेन रखना पड़ेगा। रिवर मस्ट नॉट ड्राई अप और हैव देयर फिजिकल रेजिम सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड इन ऑर्डर टू कंजर्व द हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फंक्शन। ऐसा ना हो कि पानी को हम बिल्कुल तरीके से ड्राई कर दें, रोक दें, इससे क्या हो, दिक्कत होने लगे, तो हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फंक्शनिंग को डैमेज होने लगे। सही है, ऐसा ना हो। द ई फ्लो नॉर्म्स स्टिपुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट डैम्स एंड बैरेजेस मस्ट रिलीज। जो ई फ्लो नॉर्म्स होता है ये क्या करता है कि जो डैम्स में हम पानी रोक रहे हैं या बैरेजेस लगा के हम पानी को रोक रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम बताते हैं कि आप इतना पानी रोक सकते हो, इसके ज़्यादा नहीं रोक सकते, इसके ज़्यादा आपको फ्लो करवाना पड़ेगा, एक मिनिमम फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा। मस्ट रिलीज टू अलाउ द रिवर टू नेचुरली क्लीन इटसेल्फ एंड प्रोटेक्ट इट्स एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। इससे क्या होगा, मिनिमम फ्लो से क्या होगा, अब पानी रुकेगा नहीं, पानी जहाँ रुकता है वहाँ गंदगी होती है, पानी सड़ता है, तो पानी का फ्लो बना रहेगा तो पानी अपने आप को साफ करेगा। उसके साथ साथ जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है, पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो भी मेंटेन रहेंगे, मरेंगे नहीं, उन्हें दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ई फ्लो नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो थोड़ा अलग है, ये नाम से भी समझ में नहीं आ रहा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं नाम से पता चल जाती है, हम आंसर वहाँ से निकाल लेते हैं, बट ई फ्लो नॉर्म्स से नाम से पता नहीं चल रहा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ऊपर से आ रहा है पूरा, गंगोत्री से आ रहा है, देखिए गंगोत्री से आ रहा है रो वाटर, गंगा उत्तर प्रदेश, यहाँ ऐसे ऐसे आ रहा है पूरा। ठीक है, इस लेवल पर। तो ऊपर के लेवल जो है यहाँ पर न्यूमरस हाइडल प्रोजेक्ट्स डिक्रीज एनवायरमेंटल फ्लो, यहाँ पे एनवायरमेंटल फ्लो रोक रखा है, पानी का निकास रोक लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो दिक्कत आ रही है। ग्रोइंग सिटीज़ यहाँ पर है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है जो पॉल्यूट कर रही है पानी को। वेरी हाई पॉल्यूशन लेवल, यहाँ पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है। यहाँ पर क्या है, रिलेटिवली क्लीनर बट असिमुलेटिव कैपेसिटी डिक्रीजिंग, यहाँ पानी की कैपेसिटी रोक देते हैं तो उसकी डिक्रीज। ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिक्कत हो रही है। तो देख रहे हैं इस तरीके से लेवल बढ़ता आता जा रहा है, यहाँ पे फ्लो आता जा रहा है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जो दिक्कत दे रहे हैं, फ्लो को रोक रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो वो एक मिनिमम फ्लो मेंटेन करने के लिए ई फ्लो नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे, सारे टॉपिक यहाँ कवर हो गए हैं। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कंटेंट हम अच्छा लेवल का देना चाह रहे हैं कि बच्चों को अच्छा लगे। तो आपको जो भी दिक्कत आए आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।